आज उनके जन्म दिवस पर एक भी बात सुनी सुनाई नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ अपने अनुभवों का। मैं उन तथ्यों पर बात करना चाहता हूँ जो अनुभूति मुझे हुई तब से, जब से मैं ओशो को जानने लगा, सुनने लगा और सही मायने में अनुकरण भी करने लगा। वर्ष 2018 में मैं, जब मेरा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था, जब मेरी दाढ़ी बढ़ती हुई हुआ नहीं करती थी, जब मैं एक स्थानीय समस्या, अपने निवास क्षेत्र की समस्या, एक पुल, एक बागमती नदी के ऊपर, उस धारा के ऊपर एक पुल निर्माण को लेकर जब मैं संकल्पित हुआ, जब मैं एक आंदोलनकर्ता के रूप में सामाजिक जीवन में प्रवेश किया, जब मैं बिहार सरकार से उस पुल को मांग रहा था और न मिलने के एवज में जब मैंने ये संकल्प लिया कि मेरी ये लड़ाई, मेरा ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक कि हम लोगों को यह पुल प्राप्त नहीं हो जाता, और जब तक पुल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मेरी यह दाढ़ी संकल्प स्वरूप बढ़ती रहेगी, जो मुझे यह याद दिलाएगी कि अभी लड़ाई अधूरा है, अभी हमने और लड़ना है, अभी हमने इस पुल को प्राप्त करना है। ऐसी इच्छा के साथ मैंने बढ़ती दाढ़ी का संकल्प लिया था 2 सितंबर 2018 को बिहार भवन, दिल्ली में। तब मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जीवन का एक आयाम इस आध्यात्मिक ओर भी आएगा। मैं कभी किसी ओशो को सुनकर उसके पीछे अनुकरण करते हुए इतनी गंभीरता से चल दूंगा। तब मेरी दाढ़ी केवल और केवल राजनीतिक थी या संघर्ष की प्रतीक हुआ करती थी। फिर धीरे से आज तक भी वो पुल बना नहीं, सत्ता सरकार से मैं लड़ता रहा, इसी में मेरी दाढ़ी संकल्प की बढ़ती गई। लगभग कुछ ही दिनों बाद मैंने ओशो का एक प्रवचन सुना। वो असल में ओशो एक घटना की जिक्र कर रहे थे। घटना था रायपुर छत्तीसगढ़ के उस कॉलेज की जिसमें ओशो प्रोफेसर हुआ करते थे। और उन्होंने कहा कि उनके जो डीन थे, उनके जो प्रिंसिपल थे, वाइस चांसलर थे, वो थोड़े मॉडर्न थे और उन्हें ये सब गेरुआ वस्त्र, खड़ाऊं और बढ़ती दाढ़ी, बड़े बाल, ये सब समझ नहीं आता। उन्होंने ओशो को पूछा कि आपने ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है। ऐसे में ओशो बड़े तार्किक ढंग से ये जवाब देते हुए उस वीडियो में सुनाई देते हैं, जिसमें वो जिक्र करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने वाइस चांसलर से पूछा कि साहब मैंने बढ़ाई है या तुमने घटाई है। क्योंकि आदमी चाह कर भी दाढ़ी बढ़ा नहीं सकता, बाल बढ़ा नहीं सकता, वो तो स्वतः बढ़ते हैं। हाँ, हमारे हाथ में कटाना है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने तो बढ़ाई नहीं, मतलब मैंने कटवाई नहीं, पर तुमने क्यों कटाई। अगर लॉजिक यह है कि हर बढ़ता चीज कटवा देना है, तो जब हम पैदा हुए तो हमारे उंगलियां बड़ी छोटी हुआ करती थी, बड़ी हो गई तो काट दो। हमारे पैर छोटे होते थे, बड़े हो गए तो काट दो। हमारे हाथ छोटे होते थे, बड़े हो गए तो काट दो। हर बढ़ता हुआ चीज काटा नहीं जाता। हाँ, मैंने बढ़ाई नहीं है, ये अलग बात है कि मैंने तुम्हारी तरह रोज रोज कटाई नहीं है। मैंने रोज रोज तुम्हारी तरह आईने के सामने खड़ा होकर ट्रिमर लेकर नक्काशी नहीं की। बस इतना ही समझ लो, मैंने बढ़ाई नहीं है। वो वीडियो मैं सुन रहा था, उसके बाद धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा जगी और मैं जब सुनने लगा ओशो को, तो मैं एक आध कम्यून में भी गया जहाँ इस तरीके से ओशो को सुनने, ध्यान करने और ध्यान विधि को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे में कई जगह मुझे जूनियर ओशो के नाम से भी बुलाया गया। जवानी के दिनों में ओशो की जो तस्वीर मेरे सामने आई और आज की जो मेरी तस्वीर है, वो बहुत हद तक मिलती जुलती सी है। हालांकि अलग बात है कि मैंने दाढ़ी एक पुल के लिए संकल्पित या संकल्प स्वरूप में बढ़ाई, लेकिन शायद ये नियति को मंजूर था कि मेरे चेहरे की दाढ़ी इस स्थिति पर मुझे लेके आया जहां कुछ लोग ओशो के जवानी की तस्वीर से मेरी तस्वीर का मिलान करने लगे। मिलान केवल तस्वीर तक नहीं था, मिलान केवल कद काठी तक नहीं था, मिलान केवल सर के बाल
उड़ जाने तक नहीं था। मिलान केवल दाढ़ी वैसा ही बढ़ जाने का नहीं था। मिलान केवल आचार विचार और व्यवहार का ही नहीं था, बल्कि ये कुछ तो होगा कि मैं ओशो से अचानक इस दाढ़ी के आने के बाद प्रभावित हुआ था। 2018 से पहले मेरा कोई भी दूर दूर तक लेना देना ओशो के प्रवचन, ओशो के वाणी या ओशो के ध्यान विधि आदि से नहीं था, बल्कि मेरा उस तरफ कोई झुकाव भी नहीं था, कोई लगाव भी नहीं था। तो ये ऐसा कहा जा सकता है कि ये मेरे जीवन में दाढ़ी का प्रवेश और ओशो के विचारों का प्रवेश लगभग लगभग ठीक एक जैसे समय पे ही हुआ था। लगभग 2018 में ही हुआ था। मेरे जो अपने अनुभव हैं जीवन के संबंध में, जितनी बातें ओशो ने कही है, अगर उस पर गौर करें तो हमें समझ में आने लगेगा कि हम महज एक शरीर नहीं है। हमें ये समझ में आने लगेगा कि केवल मन के यात्राओं से वंचित अगर हम खुद को रख पाए, मतलब मन भटकता खूब है, भटकाता खूब है, यहाँ वहाँ ले जाता खूब है। अगर हम वासना के खेल से निकल पाए तो फिर हम भीड़ में भी उतने ही हैं शांत जितने कि एकांत में है। ओशो के संबंध में जो ओशो की बातें हैं, उससे कुछ चीजें जो झलकी जीवन में, वो ये झलक कर आया कि सन्यास का तात्पर्य जो अब तक हम समझते हैं कि सन्यास मतलब घर छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, संपत्ति छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, बोले ये सन्यास नहीं, पलायन है। ओशो के सन्यास की परिभाषा में एक बात समझ में आई कि सन्यास आपको अपनी सोच, व्यवहार और जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन सिखाता है। सन्यास आपको अपनी जगह से परिवर्तित हो जाना नहीं सिखाता। सन्यास आपको अपने व्यवसाय से प्रवर्तित हो जाना नहीं सिखाता। सन्यास आपको पलायन करने को मजबूर नहीं करता, बल्कि सन्यास अगर पलायन कराता भी है तो आपके भीतर के गंदे सोच, अति वासना या फिर विचारों के उथल पुथल जैसी व्यवस्था से आपको पलायित करके बाहर लेकर जाता है। ओशो को सुनने के बाद जो चीजें जो मेरे जीवन में परिवर्तन थोड़े बहुत आए हैं, मैं आज बात उन्हीं चीजों का कर रहा हूँ। मैं कोई सुनी सुनाई परिभाषाओं पर नहीं जाना चाहता। मैंने जिन बातों का अनुकरण किया, जिन गहराइयों को समझा और उन गहराइयों को जिस स्तर तक भी अपने जीवन में उतार सका, उससे जो मेरे जीवन में परिवर्तन आए, मैं आज उन बातों को करने के लिए आपके बीच हूँ। क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, आज ओशो का जन्म दिवस है। तो आज मेरे अंदर एक प्रेरणा आई, एक सोच आया कि क्यों ना मेरे जीवन पर जो ओशो के विचारों के प्रभाव पड़े हैं, उन बातों को आपके बीच रख दिया जाए। इसलिए मैं केवल उन बातों पर ही चर्चा करना चाहूंगा जो जिनका मैंने आ, अनुभव किया है, स्पर्श किया है अपने जीवन में, जिसे मैंने मेरे जीवन में उतारा है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संकल्पित दाढ़ी के बाद जब सत्ता सरकार मेरी बात नहीं सुन रही थी, चेहरा इस उम्र में दाढ़ियों में झक चुका था, कभी कोई सलाह देता कि तुम्हें क्या पड़ी है सामाजिक कार्य की, तुम अपनी दाढ़ी कटाओ और कमाने धाने में लग जाओ। कोई कहता कि क्यों बदसूरत कर रहे हो अपनी शक्ल को, अपने आंदोलन को वापस लो और अपने पहले जैसे जीवन में प्रवेश कर जाओ। आप समझ सकते हैं कितनी तनाव की स्थिति में एक व्यक्ति चल रहा होगा उन दिनों, जिन दिनों जब उसे लगता हो कि इतना बड़ा संकल्प, बरसों की बढ़ती दाढ़ी अब उसे साफ करा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर शख्स यही पूछता है कि क्या होगा अब। तो मेरी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, आप अनुभूति कर सकते हैं। तब मेरे जीवन में प्रवेश हुआ ओशो का, ओशो के विचारों का। मैंने ओशो को सुना, मैंने ये जाना, तो लगा कि अगर वास्तव में जीवन यात्रा ही है,
तो शायद मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। कुछ तो रही होगी कि मैं एक पुल-पुलिया जो कि मेरी खुद की समस्या नहीं, लाखों लोगों की समस्या थी, उसको लेकर लड़ने का विचार मन में आया होगा। अन्यथा विचार तो मन में लोगों के आते हैं करोड़पति हो जाने के, विचार तो आते हैं 2-4 10 बंगले बना लेने के, विचार तो आते हैं कि लूट-लूट कर जमा कर लेने के, विचार तो कुछ भी आ सकते थे, पर विचार यही आया कि एक पुल-पुलिया जो नहीं बन रहा है, उसके लिए लड़ना है, उसको बनवाना है। फिर मुझे लगा कि कुछ तो नियति होगी कि जब मैंने संकल्प लिया तो संकल्प में बढ़ती दाढ़ी का ही क्यों लिया? कुछ और भी तो संकल्प लिया जा सकता था। लेकिन ये संकल्प दाढ़ी का ही होना था, क्योंकि ये दाढ़ी के बाद इस चेहरे का एक अलग तस्वीर निकल कर आना था, एक चेहरे का एक अलग आकार निकल के आना था और जिस आकार को ओशो के आकार से मिलता-जुलता हो जाना था। ये नियति ही रही होगी, अन्यथा ना तो कभी किसी के माइंड में यह बात आ सकती थी, ना ही कभी मुझे कोई प्रेरणा मिल सकती थी, ना ही मैं ओशो को सुन सकता था। मैंने ऐसा नहीं कि ओशो को सुना फिर मैंने ओशो के जैसे दाढ़ी बढ़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले मेरी दाढ़ी बढ़ी, दाढ़ी भी ऐसे नहीं बढ़ी, पहले मैं एक पुल-पुलिया के लिए लड़ा, एक सामाजिक लड़ाई को लड़ते-लड़ते सत्ता सरकार से उस स्तर तक पहुँचा, जहाँ जिद स्वाभाविक था और जहाँ अड़ जाना भी स्वाभाविक था। फिर एक अधिकारी का कुछ ऐसा बयान और उसके बाद हज़ारों के भीड़ में मेरा ये अड़ जाना, मेरा ये कहना कि मेरी बढ़ती दाढ़ी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि ये पुल नहीं बनता और मैं हर वर्ष आकर आपको दिखाऊँगा कि मेरा आंदोलन अभी थमा नहीं है। मैं दाढ़ी इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि मेरी खुजलाती दाढ़ी मुझे यह एहसास दिलाएगी कि अभी ये मेरे जीवन का लड़ाई अधूरा है। तो दाढ़ी का प्रवेश तो जीवन में ऐसे हुआ था। इसका कोई अध्यात्म से लेना-देना भी नहीं था। तब मैंने कहा कि मैं तो ओशो की तरफ कभी आकर्षित भी नहीं था। सही मायने में मैं ओशो को इस ढंग से जानता भी नहीं था। हाँ, ओशो शब्द सुना था, ओशो व्यक्तित्व सुना था, लेकिन मैं कभी नज़दीक से सुनने का ना अवसर आया, ना उस तरफ का कोई ख़्याल आया था। ये ख़्याल तो तब आया जब जीवन में पहले दाढ़ी आई, संकल्प आया, लड़ाई आई, दाढ़ी बढ़ी चेहरे पर और फिर वो चेहरा ओशो से मिलता-जुलता सा दिखा। फिर ओशो के विचारों का जीवन में प्रवेश हुआ और फिर आई जीवन में शांति। अब बाजू में बम भी फट जाए तो उतना असर नहीं होता। जिन नेताओं को मैं कोसते-कोसते नहीं थकता था कि उनके कारण मेरा पुल नहीं बन पा रहा, मेरी दाढ़ी नहीं कट पा रही। आज मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद देता हूँ उन नेताओं को कि अगर उनकी निष्क्रियता नहीं होती तो मुझे ये आंदोलन नहीं करना पड़ता और मैं आंदोलन नहीं करता तो मेरी ये संकल्प नहीं हो पाती दाढ़ी की और दाढ़ी की संकल्प नहीं हो पाती, चेहरे पर दाढ़ी नहीं हो पाता, तो ये कभी मुझे किसी ओशो जैसे विद्वान, तार्किक, आध्यात्मिक गुरु, वास्तविक जीवन गुरु की तरफ जाने की प्रेरणा नहीं मिलती। मैं कभी ओशो की तरफ कदम बढ़ा नहीं पाता। मैं इस तरीके से मेरे जीवन में जो ओशो के विचारों के प्रवेश हुए हैं, ये प्रवेश कराने वाले भी आपके उन तमाम नेता हैं, जिनकी निष्क्रियता से वो पुल नहीं बनी और जिस पुल के लिए लड़ते हुए मैंने मेरे जीवन में एक संकल्प लिया, मेरी दाढ़ी बढ़ी और आज मुझे इस स्तर तक लेकर आई है, जहाँ मुझे करीब से जानने वाले मुझे जूनियर ओशो की उपाधि तक देने लगे हैं। मैं मानता हूँ कि हर आदमी अद्वैत है, कोई किसी की कॉपी नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन समानता एक प्राकृतिक नियम है। आप किसी जैसे हो सकते हैं, कोई आप जैसा हो सकता है, आपके विचार किसी से मिल सकते हैं, आपकी सोच किसी से मिल सकती है और मुझे लगता है कुछ तो समानता है मेरे ही गुरु से, ओशो से। ओशो नमः।